So good morning students. So today I will start the chapter complex number. So I think this is chapter 3. So first of all I will go for some theory part. So after that I will go for classroom questions. Okay. So in complex number, so what is a complex number? So हम थ्योरी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ थ्योरी में है नहीं, ऐसे रिजल्ट्स तो बहुत है बट कुछ सभी रिजल्ट्स को डिस्कस करना आसान नहीं होगा. सो आई विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और क्वेश्चन वाइज जो रिजल्ट होगा वो तो हम डिस्कस करेंगे ही. सॉरी, तो क्वेश्चन वाइज जो आएगा वो तो हम डिस्कस करेंगे ही. Okay, so what is a complex number? You know that a number of the form z equal to x plus iy is said to be a complex number. Where this x is called, what is this x? This x is called the real part of z. In short, it is denoted by REZ, and that y is called the imaginary part of z, that is called I M Z, and I is called, I comes from the word imaginary. So I को तो इसे पता है I का जो वैल्यू होता है I is under root -1. तो बिकॉज ऑफ दिस I दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पहले हमको जानना होगा व्हाट इज़ द मॉडुलस. तो इसका मॉडुलस क्या होता है? एक्चुअली इसका मॉडुलस तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल मॉडुलस ऑफ z, एंड इज वैल्यू इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. वी टेक द स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट एंड टेक देयर सम एंड टेक द स्क्वायर रूट, यू विल गेट द मॉडुलस देयर. मॉडुलस मतलब एक्चुअली ये मतलब एज ए वैल्यू, ये वैल्यू है, लेकिन जब इसको पॉइंट का हिसाब से देखा जाएगा तो ये एक लेंथ रिप्रेजेंट करेगा. तो हम बाद में बताएंगे ये. बट नाउ आफ्टर ए मॉडुलस यू हैव टू गो फॉर इट conjugate also. Before that, conjugate. So conjugate. So what do you mean by conjugate? तो conjugate को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय बार सिंबल. So if z is a complex number, z bar is the conjugate. And conjugate is what? If x plus iy is the complex number, then the conjugate is x minus iy. मतलब this is just you change the sign of imaginary part. तो imaginary part का sign को change करो, you will get the conjugate there. तो conjugate उससे हम लोग को और कुछ मिलता है, जैसे कि हम लोग रियल पार्ट ऑफ z जब निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ z प्लस z बार, और इमेजिनरी पार्ट का जो फॉर्मूला निकालेगा तो हाफ ऑफ 1/2i. तो इट शुड बी लाइक 1/2i z माइनस z बार. तो दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो जब भी हमको रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट निकालना होगा तो ये फॉर्मूला से हम लोग निकल सकते हैं. और उसके बाद ऐसा है कि समटाइम्स इफ द रियल पार्ट ऑफ z इज 0, दैट मीन्स x इज 0, देन z विल बी ऑफ द फॉर्म व्हाट लाइक iy. तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड
a purely imaginary number. And similarly, go to the next page. If imaginary part of z is 0, then the form of z will be like only x, and this is called a purely real number. ठीक है, तो उसके बाद कुछ रिजल्ट भी आता है, जैसे कि मान लो z प्लस z बार इक्वल टू 0, तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आर्गूमेंट। व्हाट इज आर्गूमेंट ऑफ z? तो आर्गूमेंट ऑफ z क्या होता है कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस 5y, तो हम उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसमें ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हम लोग इसमें एक चीज़ जानना होगा जो आर्गूमेंट होता है। तो आर्गूमेंट को हम लोग पहले कैसे निकालते हैं वो जान लेते हैं। आर्गूमेंट ऑफ z which is denoted by ARGZ और AMPZ, मतलब इसको आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड भी बोलता है। तो जिसका वैल्यू होगा, जनरली इट इज रिप्रेजेंट बाय थीटा, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स एन एंगल tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो इसको हम लोग y इज द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, एंड x इज द रियल पार्ट। तो इसका हम रेशियो लेके फिर इसका tan इनवर्स निकालने, जो एंगल आएगा दैट एंगल गिव्स यू द आर्गूमेंट दिया। तो आर्गूमेंट को कैसे यूज़ करना है वो हम थोड़ा सा बता सकते हैं। मतलब जैसे कि यू नो दैट every complex number actually represents a point in टू डायमेंशनल प्लान। तो टू डायमेंशनल प्लान में जो पॉइंट होता है, तो हर पॉइंट एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। अभी जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक ए स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, और स्ट्रेट लाइन पर हम ऐरो भी ले सकते हैं। तो इफ वी टेक ए स्ट्रेट लाइन लाइक, जैसे कि मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो इफ यू से मान लो कि देयर इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई, इसका मतलब दिस पॉइंट इज द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट जेड। ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे हर पॉइंट एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इफ वी जॉइन, मतलब if we join this point, if we join this point with the origin, तो ये हो गया origin, then that will make an angle। तो ये एंगल हो गया थीटा which is called its argument। तो ये एंगल को हम लोग आर्गूमेंट बोलते हैं। और ये जो लेंथ ओपी होगा उसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। और मॉडुलस को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इसे इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया अनदर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो इससे हम लोग इस जेड को दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यू कैन राइट इट एज आर ई टू दी पावर आई थीटा। तो which is called sorry, इसको यहाँ से काट दो, which is called polar form।
polar form of z. So where this r is what? R is the modulus of z and theta is the आर्गूमेंट ऑफ z. इसका मतलब हम लोग जब आर्गूमेंट एंड मॉडुलस मिल जाएगा तो हम उसको ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो विच इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि cos थीटा प्लस आई sin थीटा ये एक्सप्रेशन को हम लोग e टू द पावर i थीटा लिख सकते हैं। तो ये दूसरा फॉर्म है इसका, जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट भी जान सकते हैं। तो इसका यूज़ आएगा। तो उसके बाद हम लोग एक दूसरा पार्ट में जा रहे हैं। One more part remains, that is what do you mean by omega? तो ओमेगा क्या है इसको थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी का क्यूब रूट मतलब इफ यू टेक द वन इज यूनिटी, तो वन का जो हम लोग क्यूब रूट लेंगे मतलब वन टू दी पावर 1/3, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना। तो इसको हम लोग z मान लेगा, तो z इज व्हाट? दिस इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेकिन हम जब क्यूब रूट लेंगे तो हमको 3 रूट्स मिलेगा। तो 3 रूट्स होगा, उसका वैल्यू हम लोग को पता है, जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। सब यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यही है ओमेगा, जिसका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, such that satisfies some conditions 1 plus omega square equal to 0 and omega to the power omega क्यूब जो होता है वो 1 होता है। तो ओमेगा क्यूब मतलब इसका क्यूब जब लेंगे 1 आएगा, तो उससे हमको और एक रिजल्ट मिलता है कि ओमेगा टू दी पावर n का जो वैल्यू होता है ना, उसमें वैल्यू 3 आता है, 1 आता है, कब आता है? जब n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 होगा। फिर ओमेगा आएगा व्हेन n इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3k + 1, दैट मीन्स व्हेन द रिमाइंडर इज 1। और ओमेगा स्क्वायर आएगा व्हेन द n इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3k + 2, मतलब व्हेन द रिमाइंडर इज 2। मतलब रिमाइंडर का हिसाब से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। 3 से डिवाइड करो n को, इफ़ मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो 1 होगा, इफ़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 उसका रिमाइंडर 1 आएगा तो ओमेगा होगा, और रिमाइंडर 2 आएगा तो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इससे हम लोग ओमेगा का कोई भी पावर को निकाल सकते हैं, और इससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस 2 रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें ओमेगा का क्वेश्चंस काफ़ी आता है। तो यही है तो रफ पार्ट ऑफ द थ्योरी, क्योंकि इसमें और आगे जाने के लिए हमको काफ़ी टाइम का ज़रूरत होगा, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो हम तुम लोगों को अभी क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, तो उसमें कुछ और रिजल्ट्स आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सो ओके, सो इफ वी start the classroom questions. Now if we start the classroom questions, तो क्लासरूम क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? तो नंबर 1, इफ वी स्टार्ट बाय 1, तो क्वेश्चन 1 में दिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम सपोज से मान लेते z। हम एज्यूम कर लिया कि ये z है, 1 + i/1 - i। तो इसका हमको आर्गूमेंट निकालना है। तो इसका आर्गूमेंट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो होता है ना, ये इसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है? 1 + i। तो इससे हम लोग दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा देखो। तो इसमें 1 - i × 1 + i होगा, तो 1 i² इज -1, तो माइनस +1 होगा। देन न्यूमरेटर में कितना होगा? 1, देन ये एक्चुअली 1 + 2i हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहा है।
फिर आई स्क्वायर मतलब -1। तो ये 1 1 कैंसिल हो गया। सो फाइनली हमको क्या मिला है 2i/2। सो इट इज़ आई, मतलब z का वैल्यू i है। तो i का कॉन्जुगेट, सो i का आर्गूमेंट हमको निकालना है। दैट मीन्स इफ यू गो फॉर द फाइनल रिजल्ट तो z इज इक्वल टू i। देखो i का आर्गूमेंट क्या होगा, उसके लिए हम थोड़ा सा कुछ रिजल्ट जो हम बताए नहीं थे उसको बता देते हैं। मतलब ये जो हम ग्राफ से दिखाते हैं कुछ रिजल्ट से, रुको ये रिजल्ट्स को हम बता रहे थे, तब तुमको ये समझ में आएगा इजीली। उसके लिए हम थोड़ा सा 2 लाइन को लेना होगा। से मान लो इसको ही ले लेते हैं। उसके बाद दूसरा लाइन, मान लो ये लाइन। ओके, तो अभी इसमें हम लोग ये, so this is the x-axis and this is the y-axis. So this is the positive part of x-axis. So this is called the positive part of x-axis and this is negative part of x-axis. Positive part of y-axis and this is negative part of y-axis. अभी हमें क्या होगा कि जब भी हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालेंगे तो इट अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आएगा। जैसे कि मान लो यहाँ में है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा, जैसे कि मान लो हम पहले आर्गूमेंट को निकालने का तरीका हम बता रहे हैं। पहले हम फर्स्ट सपोज मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा मतलब tan इनवर्स ऑफ, यू टेक देयर मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ y बाई मॉडुलस ऑफ x। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। मतलब इफ़ z लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब तो आर्गूमेंट ऑफ z डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं अल्फ़ा। एक्चुअली ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट का बात बोल रहे हैं हम लोग, ये एक्चुअली फॉर प्रिंसिपल आर्गूमेंट, क्योंकि आर्गूमेंट इसका फाइनाइट होता है, लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइनाइट नहीं होता है, उसमें एक या दो ही रिजल्ट आता है। तो इफ z लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, तब क्या होगा इसका आर्गूमेंट, आर्गूमेंट ऑफ z होगा पाई माइनस अल्फ़ा। मतलब यहाँ में होगा तो आर्गूमेंट ऑफ z होगा अल्फ़ा। एक्चुअली हमें डायग्राम में भी दिखा सकते हैं हम लोग। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट होगा आर्गूमेंट ऑफ z पाई माइनस अल्फ़ा। फिर इफ z लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसका आर्गूमेंट होगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग आर्गूमेंट को अप टू सेकेंड क्वाड्रेंट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। आफ्टर दैट फॉर थर्ड एंड फोर्थ वी हैव टू गो क्लॉकवाइज। तो थर्ड एंड फोर्थ में हम जो मेजर करते हैं तो हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, इसीलिए यहाँ में क्लॉकवाइज आएगा तो एंगल निगेटिव में आएगा। सो देयर विल बी माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये क्लियर नहीं लग रहा है। तो इन दिस केस माइनस पाई प्लस अल्फ़ा ना। एंड सिमिलरली इफ z लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, तब इसका आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा, माइनस अल्फ़ा, क्योंकि तब क्लॉकवाइज आएगा तो यहाँ में माइनस। तो इसलिए हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कहाँ में क्या होगा, ये माइनस अल्फ़ा होगा और यहाँ में होगा माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये हो गया आर्गूमेंट ऑफ z इन क्वाड्रेंट्स। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो प्योरली रियल होगा मतलब इट लाइज ऑन x एक्सिस, और प्योरली इमेजिनरी होगा तो इट लाइज ऑन y एक्सिस।
तो इसीलिए हमको ये भी जानना है कि जिसमें हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सपोज मान लो प्योरली रियल जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इधर में रहेगा। सपोज पॉजिटिव रियल नंबर है तो यहाँ में रहेगा। तो इन दिस केस इसका आर्गूमेंट जो है, सपोज मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हम Z1 मान लेते हैं, जिसको हम लोग क्लियरली जान सकते हैं। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी है लेकिन इसका वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसमें हम लोग का सपोज मान लो ये पॉइंट को B मान लिया Z2, और से मान लो यहाँ में कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली निगेटिव रियल नंबर है तो इसको हम C मान लेते हैं Z3। और एक नंबर है, इसको एक काम करते हैं हम लोग, कलर से लिखेगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर लगेगा, तो इसीलिए हम लोग कलर चॉइस कर लेते हैं। तो पहले इसको काट लेते हैं, इसको भी यहाँ से कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से कर लेगा। तो अभी ये क्लियरली दिखाई देगा। इफ चेंज द कलर ना, तो देखो इसमें पहले हम लिया था क्या A, इसको हम Z1 मान लिया, और इसको हम लोग Z2 मान लिया, और इसको हम लोग Z3 मान लिया। और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल इमेजिनरी नंबर है लेकिन वो निगेटिव साइड में आ रहा है तब इसको हम लोग Z4 मान लिया। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गूमेंट क्या होगा, तो इट गोज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स। तो इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट आर्गूमेंट को लिख देगा कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 क्या होगा। Z1 लाइज ऑन प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसमें आर्गूमेंट डायरेक्ट 0 आएगा। सॉरी, ये हम लोग डायरेक्ट 0। फिर जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है Z2, उसका आर्गूमेंट क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव साइड में है तो इसमें एंगल कितना होगा π/2। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट π/2 होगा ना, तो इसीलिए इसमें π/2 आएगा, तो इसमें आएगा π/2। फिर आर्गूमेंट ऑफ Z3 जो ये साइड में है, नेगेटिव साइड में है, तो इसमें एंगल कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, देखो ये Z3 के लिए आर्गूमेंट एंगल तो होगा, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट होगा तो कितना होगा पाई। फिर B के लिए, Z2 के लिए यहाँ से यहाँ तक होगा तो π/2, और Z1 के लिए तो मूवमेंट होगा ही नहीं तो 0। तो इसमें वही सबसे हो रहा है, तो Z3 का हो गया। फिर Z4 का क्या होगा, यहाँ में है तो ये S से आएगा, S से यहाँ तक आएगा, ये दिस विल गो क्लॉकवाइज सो इट विल बी -π/2। तो इसलिए अभी हम आर्गुमेंट को लिख देते हैं। Z3 का हो गया -π, क्योंकि निगेटिव सॉरी पाई होगा, गलती कर दिया हम, 0 तो ये हो गया पाई। और Z4 का क्या होगा, ये नेगेटिव साइड में आ रहा है सो डेट विल बी -π/2। तो ये है इसका आर्गुमेंट। तो इफ इट लाइज ऑन एक्सिस और इफ इट लाइज ऑन क्वाड्रेंट्स, तो अभी ये हिसाब से हम लोग सबको निकाल सकते हैं। अभी Z = I जो है, अभी हम क्वेश्चन में बैक करते हैं। Z = I जो है, तो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इफ यू गो फॉर Z = I, तो ये हम लोग का डायग्राम में देखो कहाँ में आ रहा है। इफ यू गो फॉर डायग्राम में ये विदाउट सॉल्विंग आ रहा है, इसलिए हम डायग्राम को ही दिखाएगा। तो डायग्राम में एक्चुअली ये आ रहा है, कहाँ में आ रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ में आ रहा है ना डायग्राम में। इट कम्स हियर I, तो दिस इज व्हाट I ना। इसका मतलब ये एक्सिस में आ रहा है तो वाई एक्सिस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका होगा π/2। द एंगल इज दिस, तो दिस इज द एंगल, तो दिस इज द एंगल, सो इट विल हैव π/2। सो ऑब्वियसली इसमें आर्गुमेंट को हम लोग कोई कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कैन राइट एज π/2। तो दैट इज योर आंसर इन दिस क्वेश्चन 1। एक्चुअली ये क्वेश्चन 1 ऑफ क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें जस्ट हमको ये जानने के लिए हम बता दिया थ्योरी को, अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन है।
तो इससे हमको एक रिजल्ट मिल गया कि जब भी हमको ऐसा फॉर्म मिलेगा 1 + z / 1 - z, सॉरी 1 + z नहीं, 1 + i ना, जब भी हमको ये फॉर्म मिलेगा 1 + i / 1 - i, ऑलवेज यू कैन कन्वर्ट टू द फॉर्म ऑफ i। तो ये चीज़ हम लोग याद रख सकते हैं, कभी दूसरा क्वेश्चन में इसका ज़रूरत होगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको बोला है लोकस ऑफ z satisfying that imaginary part of z square equal to 4। लोकस ऑफ z मतलब z lies on which curve, कौन सा कर्व में z मूव कर रहा है, सो दैट इट होल्ड्स दिस कंडीशन दैट इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी, इसका स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 4 होगा। तो हम उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करते हैं, लेट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू x + iy, z इक्वल टू x + iy इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर में क्या आता है। देन व्हाट इज z स्क्वायर, z स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर करना होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस y स्क्वायर होगा, ये होगा रियल पार्ट, प्लस 2ab मतलब 2ixy, तो ये होगा z स्क्वायर। अब इसमें यहाँ में इमेजिनरी पार्ट क्या है, नाउ imaginary part of z square is what? This is the imaginary part, that is 2xy. But this is given as what? Imaginary part of z square is given as 4. So by 1 you can replace this by 4. This is by 1. That means you have got the equation like xy equal to 2. अब ये इक्वेशन को देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसका ये कौन सा कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमको इसमें इक्वेशन का कर्व दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है, सर्कुल दिया है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा कि ये कौन सा फॉर्म में है, तो ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका ऑप्शन होगा विच इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये तो बहुत आदमी को नहीं पता होगा, तो हम बता देते हैं कि हाइपरबोला, जनरल हाइपरबोला होता है दूसरा फॉर्म, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका इक्वेशन होता है xy इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये फॉर्म में होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इक्वेशन ऐसा होता है। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसलिए इसका आंसर इट गोज टू व्हाट, इट गोज टू आई थिंक ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी में जा रही है, इट गोज टू ऑप्शन बी। क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसमें ऑप्शंस को जानने से एकदम इजी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन जानने से एकदम इजी है। तो अभी हम लोग कुछ ओमेगा के क्वेश्चंस करते हैं। तो एकदम एक इजी क्वेश्चन में जाते हैं, पहले 4 में जाते हैं, जो क्वेश्चन ऑफ ओमेगा है। तो इसमें हमको दिया है कि ओमेगा दिस इज ए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब इट होल्ड्स द कंडीशन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमको निकालना है वैल्यू ऑफ 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 होल टू द पावर 5, इसका वैल्यू क्या होगा। तब इसके लिए हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं। पहले ओमेगा स्क्वायर रिमेन एज ओमेगा स्क्वायर, बट दैट ओमेगा 4 को हम क्या कर सकते हैं, इफ यू डिवाइड ओमेगा 4 by 3 the remainder is 1, so it will be omega by प्रॉपर्टी। तो जो भी पावर होगा उसको 3 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसका एक्चुअल पावर होगा। तो ये तरीके से हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ यू नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यू नो दिस रिजल्ट। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज -1।
तो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर तो ये होगा -1 होल टू द पावर 5। तो माइनस में मतलब 3 टू द पावर 5 हो गया। तो 3 टू द पावर 5 कितना हुआ 81 to 43। So that is for the answer. It's very easy question. Answer 243 है, it goes to option D. It goes to option D. तो अभी हम जितना ओमेगा क्वेश्चन से पहले इसको देख लेते हैं। इसमें ओमेगा क्वेश्चंस और भी एक है, जिसमें दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 भी है। तो इसमें हमको दिया है कि इसमें से गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर व्हाट नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमको पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होता है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें 1 तो नॉन रियल नहीं है, 1 रियल है। तो बाकी दो जो है दे आर कॉल्ड नॉन रियल। दैट मीन्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर नॉन रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका मतलब इसमें से फर्स्ट का हम ओमेगा लेगा और सेकेंड का हम लोग ओमेगा स्क्वायर लेगा। तो देन हमको निकालना है द वैल्यू ऑफ व्हाट अल्फा बीटा प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा 5। अभी तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा 5। तो इसमें वैल्यू को पुट करो, अल्फा का बीटा ओमेगा है, बीटा का ओमेगा स्क्वायर है, देन ओमेगा टू द पावर 5 है, देन बीटा इज ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 5। सो दिस इज ओमेगा क्यूब, this is omega 5. If you divide by 3, remainder will be 2, so omega square, and this is omega to the power 10, and if you divide by 3, remainder is 1, so it will be omega. So this is 1 plus omega square plus omega, and you know this is equal to 0. So that is the answer. This is the answer for this question. So in this case the answer is option C. It goes to option C. So next goes for question number, there is one more question of omega. So back to the question number 3, जो क्वेश्चन ओमेगा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इन दिस केस व्हाट इज गिवन दैट, इसमें बोला नहीं ओमेगा है बोल के, लेकिन इसमें बोला है कि देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू जेड, वेयर जेड इज गिवन एज अंडर रूट -3। तो इसका मतलब जेड का जो वैल्यू होगा वो होगा i√3। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर इन दिस केस, तो व्हाट इज ओमेगा देन, w देन -1 प्लस i√3 बाई 2। तो ये एक्चुअली आई डिडंट डिस्कस आई थिंक, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ विच इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ये ओमेगा है। तो इसमें ये ओमेगा बोल के नहीं दिया था, लेकिन अभी हमको पता चल गया कि ये ओमेगा ही है। एक्चुअली दिस इज जस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन, बट बाय रिजल्ट वी कैन नो दैट दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब इट्स यू कैन होल्ड नाउ, you can apply the conditions of omega now. तो ओमेगा कंडीशन क्या है, ओमेगा क्यूब 1 होता है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट यू हैव गिवन ए डिटर्मिनेंट नाउ। तो वहाँ से हमको कुछ वैल्यू निकालना है। इसमें गिवन है कि 3k इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग can take the line, we take the line, बेटर होगा लाइन को ले लो। आई थिंक थोड़ा सा गैप सही होगा।
Okay, so the determinant is given as 1, sorry, first column is 1 1 1, तो सेकेंड कॉलम जो है 1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड कॉलम जो है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 7। तो हमको k का वैल्यू निकालना है। तो इफ वी अप्लाई द प्रॉपर्टी हियर, so what will be the first? तो इसमें 1 1 1 ही रहेगा, पहले 1 1 1 रहेगा। तो इसमें देखो 1, नाउ इफ यू दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा एंड दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 मीन्स यहाँ से ये इक्वेशन से, सो यहाँ से देखो omega is minus 1 minus omega square, so this can be replaced by omega. So next 1 omega square, then omega 7 means what? If you divide by 3, remainder is 1, so it will be omega. Now you can see if you take their sum, it will be 1 plus omega square होगा, omega it you know 0 हो जाएगा. So we can just apply the property C1 stands for C1 plus C2 plus C3. So if you apply this result here in this case, what will you get? Sorry. तो फर्स्ट में क्या आएगा? 1 plus 1 plus 1 3 होगा, there will be 3, but there is 1 plus omega square is 0, there also 0, then 1 omega square, then 1 omega square, then omega. Now if you take the multiplication, it will be only by first row 3 into omega square minus omega 4. So 3 3 cancel. So now we can do what? You can write as omega square minus omega. So omega square if you replace, because omega square का वैल्यू तो नहीं दिया है, if you replace omega square can be what? Omega square हम क्या लिख सकते हैं? As we know that 1 plus omega square equal to 0. So omega square can be written as minus 1 minus omega. This way you can write. So now if you replace omega square by minus 1 minus omega, then there one more minus omega is there. So that is what? If we take common minus, it will be 1 plus 2 omega. So if you see the given result, if you take this one as 1, say it's come 1 1 lega. So given result is so 2 omega plus 1 is what? Z. That means this can be replaced by Z, so that will be minus Z. So that is your answer. So it goes to option C. So that is your answer. So option C is the answer here in this case. In this case, the answer is C. So that is what the question number 3. 4 is over. Then go for question number 5. Question number 5 में दिया है modulus of z minus 5y z plus 5y equal to 1. तो ये तो एक रिजल्ट से डायरेक्ट ही होता है, बट विल गो बाई लोकस ऑफ z निकालना है। सो हम लोग एक काम करेंगे, लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई। फिर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मॉडुलस को हम सेपरेट करेंगे। यू कैन take this modulus of z plus 5y into the right hand side. Now you can replace z by x plus iy.
then minus 5y x plus iy plus 5y. So this question you can solve by formula also, but formula से अभी नहीं जा रहे हम लोग कैलकुलेशन से जा रहे हैं. तो you just separate the real part and imaginary part. So then if you take the modulus, कितना होगा root over of x square plus y minus 5 whole square, then root over of x square plus y plus 5 whole square. So squaring both sides you will get x square. So you can write this squaring both sides क्या होगा x square plus y minus 5 also को break कर दो, y square minus 10y plus 25 और राइट हैंड साइड में होगा x square and y square plus 10y plus 25. तो यहाँ में x square y square cancel and 25 also cancel. Only the thing left is 20y equal to 0. That means y equal to 0. So y equal to 0 means what? This is a purely real number. Therefore z equal to x plus iy. So if you put y equal to 0, you will get x, which is a purely real, which is a purely real number. So z is purely real number means what? It lies on x-axis, hence z lies on x-axis. That is what the locus. So therefore locus of z is x-axis. तो आंसर होगा इसका x-axis. तो goes to option P. So goes to answer option B. So that was question number 5. Next go for सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमको आर्गुमेंट एंड मॉडुलस निकालना है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है यू कैन गिवन है 1 माइनस i√3. इसका हम मॉडुलस तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं. डायरेक्ट मॉडुलस तो हम कुछ नहीं करना है. डायरेक्ट यू टेक द मॉडुलस ऑफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर इज ए रियल नंबर. तो इसमें मॉडुलस लगा तो ये होगा root over of 1 plus 3. So it is just half. So that is what the modulus you have got. तो modulus is half. Then what is its argument? तो argument के लिए काम करते हैं, इसको rationalize कर लेते हैं. Now if you go for z, if you can multiply by the conjugate of the denominator, तो 1 plus i√3 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 minus i√3 है. So if you multiply by this you will get like, so numerator is 1 plus i√3, so there is 1 plus 3 होगा. So that is 4. So that means finally you have got that is 1 by 4 plus i√3 by 4. So now this is a complex number which lies in first quadrant. So now you can easily calculate this argument directly by the formula tan inverse of y by x. So y means √3 by 4, x means 1 by 4. So that means tan inverse of √3, and √3 means this is 60 degrees, so it will be 5 by 3. So it goes to option what? 60 degrees, option C में जा रहा है ये.
60 डिग्री है, इसको 60 डिग्री में लिखो क्योंकि डिग्री में ही दिया है आंसर, अदरवाइज हम इसको 5/3 में भी रख सकते हैं। इट गोज टू ऑप्शन सी, so answer is C. Okay, so after that 7 is already over, so now we'll go for question number 8. तो 8 भी इजी है, इसमें हमको बोला है कि Z is a, इसमें गिवन है Z is a purely imaginary number such that its imaginary part of Z is less than 0. That means what? That means Z is on the form of what? Z equal to IY, where Y is a, sorry क्या लिखा है Z को, तो हम Z लिखना है, तो Z ये फॉर्म में है जिसमें Y जो है नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो इट मीन्स प्योरली इमेजिनेबल होगा। तो इफ़ यू गो इन डायग्राम, तो Z must be somewhere here, is it below the x-axis? So it must be somewhere in the y-axis, but it must be below the y-axis. So that means in this case एंगल कितना होगा, आर्गूमेंट होगा इसका, एक्चुअली ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोलेगा तो -π/2 होता है, लेकिन इसका आंसर देखना पड़ेगा, माइनस में है तो माइनस में होगा, नहीं तो इसको दूसरा एंगल भी, हम लोग बड़ा एंगल भी निकाल सकते हैं, बट इट इज़ गिवन इन प्रिंसिपल आर्गूमेंट। सो इन दिस केस ऑब्वियसली इट इज़ -π/2, बट वी कैन डू वन थिंग, इसमें एक काम कर सकते हैं, ये जो है इसको क्लियर करने के लिए हम लोग इसमें कलर को चेंज करने से ज़्यादा क्लियर होगा। तो इन दिस केस द एंगल इट गोज लाइक दिस, यहाँ तक लेगा, इसमें एंगल होगा -π/2। Therefore argument of Z is -π/2। तो इनमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, directly go by the diagram and get the answer. So after that there is a question which is little bit different, question 9, लेकिन easy है। इसमें हमको बोला है कि 3 complex numbers are given, Z1, Z2, Z3, they are in AP, then they lie on what? Lie on a circle, parabola, line or ellipse। तो इसमें से ऑप्शन को ढूंढना है। देखो, एज आई टोल्ड यू दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट ए पॉइंट, तो इसमें हम लोग देखना होगा कि पॉइंट कैसे देखना होगा। तो ये AP में होने से क्या होता है, तो यू नो दैट देयर इज ए प्रॉपर्टी इन AP, इफ 3 numbers are in AP implies what? It satisfies the condition 2b equal to a plus c। तो ये अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हियर, तो इन दिस केस क्या मिलेगा हमको, ट्वाइस ऑफ Z2 इक्वल टू Z1 प्लस Z3 होगा। सो दिस थिंग्स कैन बी रिटन लाइक Z2 इक्वल टू Z1 प्लस Z3/2। अभी ये चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे। सपोज देयर इज ए पॉइंट, there is a point, say this is a line, where say this point is A, represent Z1, this point is B, represent Z3,
तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? देन देयर मिड पॉइंट विल बी व्हाट? से C, इट विल बी Z1 plus Z3 by 2 and which is nothing but Z2। इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स है Z1, Z2 एंड Z3 दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये डायग्राम से क्लियर है, देखो इसको क्लियरली देखो एक बार। तो हम Z1 को एक पॉइंट ले लिया, Z3 को एक पॉइंट ले लिया, तो हम ये लाइन को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन दिस लाइन joining these 2 points, then you know their midpoint is what? Z1 plus Z3 by 2 and which is nothing but Z2। इसका मतलब Z2 जो है ये लाइन का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कहाँ में है? एक लाइन में है। सो दिस implies that Z1, Z2, Z3 they lie on a line। That is what the answer, option C, answer C। So question 9 is over। So next I'll go for the next page, then go for question 10। question 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, ओमेगा क्वेश्चन से। इसमें हमको एक इक्वेशन दिया है, एक रूल्स दिया है। तो गिवन दैट रूट्स ऑफ ए quadratic, look for a quadratic equation, actually look for a quadratic equation R। एक का दिया है a ओमेगा 317 और दूसरा दिया है, क्या नहीं है वो देखना पड़ा है, a ओमेगा 382। तो ये दो रूट्स है। अभी हमको निकालना है इक्वेशन को, ठीक है। तो एक काम करते, पहले इसको मिनिमाइज करते हैं। तो व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा जो है 317, तो 317 मतलब इसमें हमको क्या करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा। और जब भी 3 से डिवाइड करना है तो हमको क्या करना है? यू टेक द सम ऑफ द डिजिट्स एंड डिवाइड बाय 3, यू विल गेट द रिमाइंडर देयर। तो इसमें क्या करना है हम थोड़ा बता रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 317 है, तो 317 में तीनों को प्लस करो, कितना होगा? 3 + 1 4, 4 + 7 11 हो गया। तो 11 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना होगा? 2 होगा। तो दैट इज द रिमाइंडर हियर, यू विल गेट देयर। सो देयरफॉर रिमाइंडर 2 मीन्स इट विल बी ओमेगा स्क्वायर। सिमिलर यू कैन कैलकुलेट बीटा, a ओमेगा 382। तो इसमें भी हम लोग तीनों को प्लस करेंगे, तो 3 + 8 11 + 2 13। तो 13 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1। सो इट विल बी a ओमेगा। तो अल्फा एंड बीटा मिल गया। सो नाउ टू फॉर्म द इक्वेशन यू नो दैट to calculate sum and product। so now you calculate sum alpha plus beta। तो sum क्या होगा? a omega square plus omega which is what? minus a, क्योंकि omega plus omega square equal to -1, you know that। इसको हम लिख के रखते हैं, since omega plus omega square equal to -1। next go for p is what? their product। the product means a omega square into a omega। so a square omega cube, और omega cube मतलब 1 होता है, so it is a square। so therefore the required quadratic equation is what? क्या होगा? x square minus sx plus p equal to 0। therefore x square, s means what? minus a and p means a square। so x square plus ax plus a square equal to 0। so it goes to option
C. तो आंसर इज C. ओके, नेक्स्ट गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है. इफ़ यू गो बाय प्रॉपर्टी, इसमें हमको गिवन है कि z इक्वल टू माइनस जेड बार, देन z इज व्हाट. तो इट इज़ वेरी इजी फ्रॉम z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 होगा. फिर इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है, बट इफ़ वी गो बाय कैलकुलेशन तब भी हम लोग इसको कर सकते हैं. इफ वी टेक z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू 0 होगा. दैट मीन्स 2x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? x इक्वल टू 0 मीन्स what is z? z equal to I y, and which is what? A purely imaginary, purely imaginary number. So I think this is the answer. Purely imaginary number. Yes, it goes to option B. So after that, question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा. देन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड बार. तो इसमें पहले गिवन को लिखते हैं. गिवन क्या है? गिवन दैट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ z इज 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा. Now, what is the argument of 1 plus z by 1 plus z bar? तो इसको निकालना बहुत आसान है. एक सिंपल सा तरीका से ये इजीली निकाल सकते हैं. तो पहले हम जान लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ z1 का मतलब क्या होता है. तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 मतलब इफ यू स्क्वायर इट, द स्क्वायर ऑल्सो 1. बट आई थिंक यू डोंट नो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मॉडुलस. तो मॉडुलस का एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये है कि हम उसको यहाँ में लिख देते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड इंटू जेड बार. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें बहुत क्वेश्चन में यूज किया जाता है. तो इसका मतलब जेड इंटू जेड बार जो है 1 है. तो यही रिजल्ट हम लोग यहाँ में अभी यूज़ करने जा रहे हैं. तो जिससे हम लोग को ये इसका आर्गुमेंट इजीली निकल जाएगा. लेट्स सी हाउ टू गो फॉर इट. आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड पर अभी क्या करना है? सिंपली यू डू बाय मल्टीप्लाई बाय जेड. सपोज दोनों में जेड से मल्टीप्लाई करेगा. Z multiply by Z in both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग एक साइड में फिक्स रखना होगा. जैसे कि मान लो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर के लिए ही इसको Z से मल्टीप्लाई किया है. तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय z, तो z इंटू 1 10 प्लस z इंटू जेड बार. एंड यू नो दैट z इंटू जेड बार क्या होता है? 1 होता है. दिस इज z प्लस 1. सो z इंटू जेड बार इज 1. यू कैन सी z इंटू जेड बार इज 1. तो बाय दिस रिजल्ट ये z इंटू जेड बार का वैल्यू 1 होगा. सो इट विल बी z प्लस 1. Okay, so now you can cancel this. So if you cancel this, so you will have only z, and argument of z is given as theta. So इसका argument theta होगा. That is the answer, and it goes to option C. It goes to option C.
Okay, so I think one more question left. That is question number 13. In 13 also it is given that argument of z equal to theta. Then what is the argument of z बार? देखो इसमें निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं. अभी जो हम एक प्रॉपर्टी बताया था उसको भी अप्लाई कर सकते हैं. एज वी नो दैट z into z bar is what? Modulus of z square. Now if you take the argument in both sides, argument of z into z bar क्या होगा? Argument of modulus of z square. Now you should know one result, that argument can be break just like logarithm. तो logarithm में क्या होता है? Log of a into b means log a plus log b होता है. ऐसे argument में भी क्या होगा? Argument of z into z bar means argument of z plus argument of z bar. तो ये है property of argument. argument का property logarithm का जैसा होता है. logarithm में जैसे product में प्लस होता है, डिवाइड में माइनस होता है, ऐसे यहाँ पर भी होता है. और तीसरा बात है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर का आर्गूमेंट क्या होगा? कि जेड स्क्वायर मतलब मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर मतलब क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर मीन्स इज ए प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर. तो इसीलिए इसका आर्गूमेंट क्या होगा? इट विल गो, हम इसको दिखाएंगे. अब इसको पहले फिलहाल इसका आर्गूमेंट ज़ीरो है. कैसे ज़ीरो है हम बताएगा. तो देयर आर्गूमेंट इज ज़ीरो. सो आर्गूमेंट ऑफ जेड यू नो थीटा इज गिवन, आर्गूमेंट ऑफ जेड बार इज equal to 0. So argument of z bar is minus theta. So that is what the answer. So it goes to option D. It goes to option D. अभी हम बताएंगे कि मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर का आर्गूमेंट ज़ीरो कैसे होता है. So we know that modulus of z square is a purely positive real number. तो प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर में यू कैन सी इन डायग्राम क्या होता है. तो इसमें ऐसा होगा, इनके सब प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है कि इफ यू गो इन डायग्राम एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. तो प्योरली पॉजिटिव मीन्स इट मस्ट बी ऑन द it must be on the x-axis, and purely positive means what? It must be in the positive side of x-axis. मतलब it must be somewhere or here. इसका मतलब मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर का पोजीशन somewhere on the right of x-axis होगा. तो यहाँ में होगा तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? Obviously 0. So therefore, so by diagram the argument of modulus of z square is equal to 0. That's why this is 0. So इसमें आर्गुमेंट 0 हो गया तो ये डायरेक्टली आंसर हो गया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था. बाकी होम असाइनमेंट अगर तुम लोग देखो, कुछ डाउट होने से हमसे डिस्कस करो. यू कैन आस्क मी. ओके.